नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। आचार संहिता उल्लंघन मामले में फंसे लालू यादव, सुशील मोदी, चुनाव आयोग के आदेश पर मामला दर्ज, लोक लुभावन वादों और जाति टिप्पणी का आरोप। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर भारत को अमेरिका का समर्थन, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में राष्ट्रपति ओबामा ने दिया भरोसा। प्रधानमंत्री ने यात्रा को बताया सफल। आरबीआई ने की ब्याज दरों में आधा फीसदी की कटौती, हर तरह के कर्ज होंगे सस्ते, वित्त मंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। 4 अक्टूबर को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष का चुनाव, शशांक मनोहर के नाम पर सहमति, बैठक में शामिल नहीं होंगे एन श्रीनिवासन। नेपाल में भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध, प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए समिति का गठन, भारत ने कहा दोनों देशों के रिश्तों पर नहीं होगा असर। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए भारत को समर्थन देने का ठोस आश्वासन दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति से कल न्यूयॉर्क में मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठा था। प्रधानमंत्री ने तय समय सीमा में सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए अमेरिका का सहयोग भी मांगा। दोनों देशों ने रणनीतिक रिश्ते और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के आखिरी दिन न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। दोनों नेता एक साल में 5वीं बार मिल रहे थे। दोनों देशों ने आतंकवाद, रक्षा, कारोबार और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया। I thank President Obama for US support for India's permanent membership of a reformed UN Security Council. I also sought US support to complete the reform process within a fixed time frame. न्यूयॉर्क में ही प्रधानमंत्री की मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद से भी हुई। दोनों देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार पर ही जर्मनी, ब्राजील और जापान के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। G4 के ये देश स्थायी सदस्यता के दावेदार हैं। The Security Council must include the world's largest democracies, major locomotives of the global economy and voice from all the major countries. 5 दिनों के अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर देते हुए गरीबी के खात्मे को पहली प्राथमिकता बताया। वहीं शांति सेना पर सम्मेलन में उन्होंने भारत की चिंताएं सामने रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति सेना में बड़ी भूमिका निभाने वाले भारत को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस दौरे के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक जयेंद्र प्रसाद साहब। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस पूरे दौरे को कई महत्वपूर्ण बातें कही जा रही थी, लेकिन आपके नजरिए से क्या सबसे बड़ा अचीवमेंट दिखता है? सबसे बड़ा अचीवमेंट दिखता है जो विदेश नीति में पिछले 1 साल से दिखाई दे रहा है, भारतवर्ष का एंगेजमेंट। भारतवर्ष ये दिखाना चाहता है दुनिया को और दिखा रहा है अपने बर्ताव से कि वो जो मुख्य विषय हैं जगत के सामने, उनसे निपटने के लिए अपने सुझाव देगा और अपना कंट्रीब्यूशन देगा। और इनकी 6 दिन की यात्रा जो अमेरिका में हुई, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये जो हमारी साझेदारी है अमेरिका के साथ, ये साझेदारी व्हाइट हाउस और साउथ ब्लॉक के बीच में नहीं है। ये इस दायरे से निकल के भारतीय समाज और अमेरिकी समाज से जुड़ा हुआ है और हमारे आर्थिक संबंधों से जुड़ा हुआ है और लोगों के परस्पर संबंधों पर आधारित है। तो जो इन्होंने वेस्ट कोस्ट पे जाके और जो आईटी कंपनीज़ हैं उनके मुख्याधिकारियों से बात की, उनका सबका समर्थन लिया, उनका कमिटमेंट मिला भारतवर्ष के साथ आगे बढ़ के कुछ काम करने के लिए। ये इस
ट्रिप का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। जैन साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूएन में स्थायी सीट को लेकर अमेरिका से भरोसा हासिल करने में मैं कहूँ कि एक सफलता लगी भारत को, और यूएन के जिस फॉर्मेट को बदलने की भारत लगातार बात कर रहा है, यानी कि उसके विस्तार को लेकर, क्या इस दौरे को भी इन दोनों ही मसलों को लेकर जी एक बहुत अहम कहा जा रहा है, मील का पत्थर रहा? देखिए, इसका एक लिमिटेशन भी है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव पहलू है उसको पहले लें। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि अगर परिषद का विस्तार होता है तो उसमें भारत की सदस्यता होनी चाहिए, परमानेंट सदस्यता के रूप में। और जैसे उनके मित्र देश जो हैं जापान, उनको ये नहीं कहा गया है, और जापान को थोड़ी रंजिश भी है कि भारत को अमेरिका समर्थन दे रहा है जिस प्रकार से, उस प्रकार से जापान को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि परिषद का विस्तार शीघ्र ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी वक्त लगेगा। अमेरिका ने यह कहा है कि जब विस्तार होगा तो वो भारत का समर्थन करेगा, लेकिन अमेरिका इस वक्त विस्तार के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अमेरिका, चीन और रूस तीनों देशों का यह कहना है कि परिषद का विस्तार तब होगा सर्वसम्मति के साथ, और सर्वसम्मति आसानी से बनने वाली नहीं है। और इसके साथ ही जिनसे मैं कहूँ कि जिस तरीके से रिश्ते रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मोर्चे को लेकर भी इस दौरे पर काफ़ी नज़रें थी, उस लिहाज से कुछ जानकार ये कहते हैं कि सिलिकॉन वैली से लेकर तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उनको भारत में लाने का जो उनका एक मंसूबा है वो खासा पूरा होता नजर आया है। क्या आप एग्री करते हैं इससे? बिल्कुल ये सही है, और सरकारी तौर पर भारत सरकार और अमेरिकी सरकार के बीच में जो बातें चल रही थी उसको भी आगे बढ़ाने की बात हुई है। और प्रेसिडेंट ओबामा से मिलकर जो वक्तव्य दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, उसमें ये कहा कि निवेश के बारे में और टोटलाइजेशन एग्रीमेंट के बारे में, जो भारतीय अमेरिका में काम करते हैं लेकिन परमानेंटली वहाँ रहते नहीं हैं, उनकी जो टैक्स डिडक्शन होती है उसके बारे में भारत एक समझौता करना चाहता है अमेरिका के साथ, कि जो भारतीय अमेरिकी सरकार को टैक्स देते हैं वो उनको रेस्टिट्यूट किया जाए हिंदुस्तान में। कोई ऐसा समझौता हो जैसा भारत ने कई यूरोपीय देशों के साथ किया है। तो इसमें भी बात कुछ आगे बढ़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका जिक्र अपने प्रेस वक्तव्य में दिया प्रेसिडेंट ओबामा की उपस्थिति में। जी, और जैन साहब, इसके अलावा कई दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की मोदी साहब ने। उन्होंने उसके बाद एक बयान भी दिया था कि दुनिया में अलग अलग देशों के बाद बहुत पैसे हैं, लेकिन एड्रेस नहीं है कि वो कहाँ पर निवेश करें, और हमने उन्हें एड्रेस दिया है भारत का। यानी साफ तौर पर आर्थिक मोर्चे पर जो कवायद चल रही है निवेश को लेकर, आपको लगता है कि वो कवायद जिस तरीके का मैं कहूँ कि एग्रेशन दिख रहा है उन नीतियों को लेकर या फिर निवेश को बढ़ाने को लेकर, वो खासा कारगर है इस वक्त? देखिए, एक ही उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी जी का है। अभी उनके इंटरनेशनल इंटरैक्शन में भारत के फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी का मुख्य मुद्दा ये है कि भारत में जो आर्थिक विकास चल चुका था 1990 के शतक से आगे, वो निरंतर बढ़ता जाए, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इस प्रकार का हो कि इस प्रगति में कोई बाधा न पहुंचे। तो इस काम को बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी को प्राइमेसी दी गई है, और इसी पे हम लोगों का, भारत सरकार का अभी फोकस है, और ये काम इस दौरे में बहुत आगे बढ़ा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस दौरे की बारीकियों को बताने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। सुरक्षा से लेकर जलवायु परिवर्तन को लेकर बात। 1 साल में तीसरी बार भारत अमेरिका शिखर वार्ता।
क्या रहा मोदी ओबामा बातचीत का नतीजा और कैसा रहा पीएम मोदी का दौरा? देखिए देश देशांतर मोदी ओबामा मुलाकात रात 8:30 बजे। और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार के दो बड़े नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बयानों की जांच कर रहा है, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। बिहार के इन दो बड़े नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर राघोपुर की एक रैली में जातिगत बयान देने का आरोप है। उन्होंने रैली में कहा था कि बिहार का ये चुनाव पिछड़ी जाति और अगड़ी जाति के बीच एक जंग है और सभी यादवों और पिछड़ी जाति के लोगों को महागठबंधन का साथ देना होगा ताकि एनडीए को चुनाव में शिकस्त मिले। चुनाव आयोग ने इस बयान की जांच की बात कही है। हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में और हमारे कानून में इसकी स्पष्ट व्यवस्था है, यदि कोई किसी भी प्रकार के एक्ट से कास्ट का उपयोग करेगा वोट डालने में ओपनली, जिसको कि हमारी लीगल तंत्र उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें, वो हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी करेंगे और जो हमारे सब्सटेंटिव लॉ हैं उसके तहत भी हम उसकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस मामले पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। हालांकि वो आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आरएसएस हमारा आरक्षण खत्म करना चाह रही है। वो जातीय मीटिंग करता, सब जगह वो लोग करता, तो हमारा जो बाबा का दिया हुआ जो आरक्षण है, ये कौन होते हैं मोहन भागवत बीजेपी खत्म करने वाला। तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के खिलाफ भभुआ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में उन पर जनता को लालच देने, लोक लुभावन वादे करने का आरोप है। भभुआ में एक रैली के दौरान सुशील मोदी ने कहा था कि अगर बीजेपी चुनाव में जीत हासिल करती है तो जनता को लैपटॉप, रंगीन टीवी और हर गरीब परिवार को धोती साड़ी दी जाएगी। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद भी सुशील मोदी अपने बयान पर कायम हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। बिहार के अंदर 50,000 लड़के लड़कियों को हम लैपटॉप देंगे, इसमें क्या गुनाह किया है? हमने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हर एक गरीब परिवार को धोती साड़ी खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा। ये तो हमारा अधिकार है। बिहार में आचार संहिता लागू है, लिहाजा इस तरह के बयानों पर सवाल उठने लगे हैं। दोनों मामलों में जांच जारी है। वीडियो फुटेज के जरिए पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नवादा में आज नीतीश कुमार की रैली में जमकर हंगामा हुआ। जिस वक्त वो जनता को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त भीड़ में से कुछ लोग नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को शांत कराया। अब इस मसले पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हैं नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली की। मंगलवार को नीतीश कुमार की रैली में कुछ लोगों ने विरोध में नारे लगाए। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत कराया। अब महागठबंधन के नेता इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। अपनी ताकत दिखाना चाहिए। इस झंडा दिखाने से वोट का कोई फर्क पड़ता है क्या? ये बीजेपी के लोग अब हताश हो गए और हताश लोग ही ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में दिलचस्पी रखते हैं। भाजपा वाले किसी स्तर तक जा सकते हैं। जनतंत्र में ऐसी चीजों का कोई स्थान नहीं है, इसलिए भाजपा को इस तरह के कार्यों से बचना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उसका कहना है कि जनता नीतीश कुमार को नकार चुकी है। जनता ने जो इनको समर्थन दिया था उसके बदले में जनता के साथ धोखाबाजी करना, तो जनता का जो रोष है ये समझ रहे हैं, ये भी जान रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है। सीएम है, गठबंधन है, तो सभा करना ही है। इनको अच्छी तरह पता है कि गांव में इनके खिलाफ काफी रोष है और 10 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चल ही रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री की रैली में ऐसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एफटीआई विवाद को सुलझाने को लेकर सरकार और छात्रों की बातचीत बेनतीजा रही है। मुंबई में आज सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के सामने छात्रों ने अपनी मांगें रखी।
1 अक्टूबर को फिर से दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी। हालांकि छात्रों का आंदोलन चलता रहेगा। मुंबई में मंगलवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और एफटीआईआई के आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच बातचीत हुई। मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने उन कंसर्न्स को पूरे तरीके से समझा। दे सेड दैट दे आर गोइंग टू डेलिब्रेट अपॉन दिस एंड दे हैव टोल्ड अस दैट दे आर अगेन गोइंग टू इनवाइट अस फॉर अनदर मीटिंग व्हिच विल हैपन डे आफ्टर टुमारो एट 11 o'clock एट द सेम वेन्यू। आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग है कि मौजूदा एफटीआईआई सोसाइटी को भंगकर नई समिति बनाई जाए, अध्यक्ष, सदस्यों और दूसरी कर्मियों की नियुक्ति में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके अलावा एफटीआईआई को आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर राष्ट्रीय संस्था का दर्जा मिले, जिससे नौकरशाहों को एफटीआईआई का निदेशक नियुक्त नहीं किया जा सके। छात्रों ने विवाद के सुलझने की उम्मीद जताई है। अगले मीटिंग में भी हम इसी उम्मीद के साथ जाएंगे कि ये इश्यू रिजॉल्व हो सकता है। आज अच्छी बातचीत हुई है, बातचीत को लेकर किसी को कोई कंसर्न नहीं था, दोनों तरफ से अच्छी बातचीत हुई है। सरकार की ओर से बातचीत के लिए तैयार होने के बाद रविवार को छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 3 सदस्यीय एक समिति बनाई थी, जिसने 21 अगस्त को पुणे में एफटीआईआई परिसर में छात्रों और अधिकारियों से बातचीत की थी। छात्र 12 जून से एफटीआईआई की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान और कई सदस्यों की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की एक जिला अदालत ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सोमनाथ भारती ने सोमवार रात को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आज उन्हें अदालत में पेश किया। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत की याचिका को सुनवाई से इनकार कर दिया था और उन्हें पहले सरेंडर करने के आदेश दिए थे। भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कराया था। आज से हरित राजमार्ग योजना शुरू हो गई है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजमार्गों को हरा भरा बनाया जाएगा। अगले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए पेड़ लगाने और सड़कों की सुंदरता पर खर्च किए जाएंगे। इस काम में निजी संस्थाओं को भी जोड़ा जाना है। योजना से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। हरित राजमार्ग की निगरानी उपग्रहों से की जाएगी। पहली बात है कि इसका जो डिजाइनिंग है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड एंड डिजाइनिंग, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें कौन से एरिया में कौन से क्लाइमेट के लिए कौन से पेड़ उपयोग में आ सकते हैं, वो हमको देखना पड़ेगा और उसके लिए पूरे प्रोसीजर हम तय कर रहे हैं और उसके अनुसार फिर वहाँ के लोगों को काम करना होगा। संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण की इजाजत अब ऑनलाइन भी ली जा सकेगी। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने आज इसकी शुरुआत की। देश के 3600 से ज्यादा संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर और 300 मीटर के आसपास निर्माण गतिविधि के लिए अनुमति जरूरी है और इस प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए ये नई व्यवस्था की है। 100 मीटर और 300 मीटर के दायरे के अंदर कितना कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, इस विषय में आप स्वयं अपने जियो कोऑर्डिनेट्स उस एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे और मैं समझता हूं फॉर्म भी स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं, स्वयं फॉर्म तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक समयबद्ध सीमा के अंदर आपको जवाब भी मिल जाएगा। और कर्जदारों के लिए एक अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ने आज मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती का ऐलान कर दिया। इससे घर और वाहन समेत सभी कर्ज की ब्याज दरों में लोगों को अब राहत मिलेगी। पिछले 4 साल में ये सबसे बड़ी कटौती है। वित्त मंत्री ने कहा कि ब्याज दर की कटौती से आर्थिक सुधारों को रफ्तार मिलेगी। ब्याज दरों में कटौती की आरबीआई की घोषणा से लोगों को ईएमआई में राहत मिलने जा रही है। रघुराम राजन ने मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट 7.25% से घटाकर 6.75% कर दिया। रिवर्स रेपो रेट भी 0.50% घटकर 5.75% हो गया है। राजन के मुताबिक महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई सभी जरूरी कदम उठाएगा। With weakening global activity since our last review, commodity prices will remain contained for a while. With low industrial capacity utilization, more domestic demand is needed to substitute for weakening global demand so that the domestic investment cycle picks up. वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि साल भर में रिजर्व बैंक ने कुल 1.25% तक ब्याज दरें घटाई हैं। इसका फायदा ग्राहकों को मिलना चाहिए। We are looking forward
now to the transmission of these cuts, which will effectively help to boost confidence and investment. They will also help to realize the economy's medium-term potential growth rate. आरबीआई को उम्मीद है कि जनवरी 2016 तक खुदरा महंगाई दर 5.8% तक आ जाएगी। मार्च में यह दर 4.8% रहने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2016 के लिए विकास दर का लक्ष्य 7.6% से घटाकर 7.4% कर दिया है। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया है। सीआरआर मौजूदा 4% पर ही बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्याज दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों को मिलने लगा है। सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ब्याज दरों में 0.40% की कटौती की है। अब बैंक 9.3% पर कर्ज देगा। नई दरें 5 अक्टूबर से लागू होंगी। आईसीआईसीआई ने भी ब्याज दरों में कम से कम आधा फीसदी कटौती के संकेत दिए हैं। बैंक ने कहा है कि आरबीआई के फैसले का फायदा जल्द ही ग्राहकों को मिलेगा। कोटक महिंद्रा ने भी अपनी ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की 4 अक्टूबर को मुंबई में आम सभा की विशेष बैठक होगी, जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। जगमोहन डालमिया के निधन के बाद से ये पद खाली है। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने बताया कि शशांक मनोहर सर्वसम्मति उम्मीदवार हैं। 3 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के बारे में स्थिति साफ करते उन्होंने कहा कि श्रीनिवासन मतदान कर सकते हैं लेकिन बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। श्रीनिवासन के बीसीसीआई की बैठक में हिस्सा लेने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। शशांक मनोहर 2008 से 2011 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। मैंने पिछले कल ही नोटिस इशू किया स्पेशल जनरल मीटिंग प्रेसिडेंट बीसीसीआई को चुनने के लिए। 4 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स मुंबई में बैठक की जाएगी और 3 तारीख तक सबको अपने अपनी स्टेट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी या कोई व्यक्ति जो उस मीटिंग में अटेंड करेगा उनके नाम भेजने हैं। नेपाल सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए कमेटी गठित की है। कमेटी में नेपाल की तीनों प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा संकट का असर दोनों देशों के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। हालांकि नेपाल में भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की निंदा हो रही है। नेपाल के तराई इलाकों में नए संविधान के विरोध में प्रदर्शनों का दौर जारी है। इससे भारत से होने वाली जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हुई है। सीमा पर सड़क के दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लगा है। बंद की वजह से तराई इलाकों में आम जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ के संपूर्ण आंदोलनकारी जाग चुके हैं। अब बहुत भयानक रूप हो सकता है। विरोध दरअसल मधेशी अधिकारों से जुड़ा है। मधेशी समुदाय का भारत से बेटी और रोटी का रिश्ता है। नए संविधान के मुताबिक अब जो भी लोग नेपाल से बाहर शादी करेंगे उनकी पत्नी को 15 साल अंगीकृत नागरिकता मिलेगी। उनकी संतान भी अंगीकृत नागरिक होगी, यानी उसे वहां की राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। न वो शासन के शीर्ष पद पर आसीन हो सकेगा। मधेशी और थारू लोगों का आरोप है कि इस संविधान में उनके अधिकारों की अनदेखी की गई है। इस बीच नेपाल सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए एक कमेटी गठित की है। उधर भारी विरोध के बाद फेडरेशन ऑफ नेपाल केबल टेलीविजन एसोसिएशन ने भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हालांकि इस फैसले की मीडिया हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान में कुंदूज शहर को आतंकियों से मुक्त कराने के लिए सेना ने एक बड़ा अभियान छेड़ा है। इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और शहर पर तालिबान का कब्जा अफगान सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अफगानिस्तान में कुंदूज शहर पर कब्जे को लेकर सुरक्षा बलों और तालिबान लड़ाकों के बीच संघर्ष जारी है। तालिबान ने शहर के बड़े इलाके को कब्जे में ले लिया है। साथ ही वो अपने साथियों को जेल से निकालने में भी कामयाब हुए हैं। अफगान रक्षा जानकारों ने तालिबान की इस कार्रवाई के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया है। در داخل هم کسانی بودن که با اونا کمک کردن، اونا را آمدن در قسمت کندوز اشغال کردن و امکان داره که جنگ امروز یا فردا شدید شود و اونا توانایی نگاه داشتنش ندارن. कुंदूज पर तालिबानी कब्जे के बाद बड़ी तादाद में लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। तालिबान ने शहर में शरिया कानून लगाने का भी ऐलान किया है। रणनीतिक रूप से अहम कुंदूज सिटी पर
तालिबान का कब्जा सरकार के लिए बड़ा झटका है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तालिबान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। امروز قوای امنیتی ما در پیشرفت است. یک قسمت تأسیسات دولتی دوباره گرفته شده. قوای تازه نفس नाटो सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के हमलों का कुंदूज केंद्र रहा है। तालिबान ने पहली बार किसी बड़े शहर पर कब्जा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यमन में एक शादी के दौरान हवाई हमले में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 131 हो गई है। समाचार एजेंसी ने रॉयटर्स के मुताबिक डॉक्टरों के हवाले से खबर मिली है और यह हमला कल तटीय शहर अल-मोखा के पास हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक विवाह समारोह के दौरान 2 मिसाइलें गिरी और हुती विद्रोहियों ने इस हमले के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सऊदी अरब ने इस हमले से इनकार किया है। और एक नजर देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर संक्षेप में। सुप्रीम कोर्ट ने 2G मामले से जुड़ी एसआर टेक होल्डिंग्स लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है। एसआर ने याचिका में दलील दी कि कंपनी ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उनके खिलाफ केस नहीं चलना चाहिए। मुंबई की एक विशेष अदालत जुलाई 2006 में हुए ट्रेन बम धमाके में कल सजा का ऐलान कर सकती है। मामले में 12 लोग दोषी हैं। इस धमाके में 188 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने रेडियो स्टेशन रेड एफएम को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश तक चैनल के संचालन के लिए कंपनी के लाइसेंस को बढ़ा दिया है। रेड एफएम का लाइसेंस बुधवार को खत्म हो रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। हालांकि इससे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। तमिलनाडु के मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक कछुआ तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 247 कछुए बरामद किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने एक लड़की से बदसलूकी के मामले में 2 महिला कर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन पर 25 सितंबर को लालबाग में गणेश पूजा के दौरान युवती को पीटने का आरोप लगा था। नौसेना ने तुरंत सहायता देने वाले 3 जहाजों को अपने बेड़े में शामिल किया है। इसका मकसद तटीय सुरक्षा को मजबूत करना है। साथ ही हथियारों की आवाजाही भी इससे आसान होगी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों के बीच दोस्ताना शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता का मकसद दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिश्तों को और मजबूत बनाना है। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता शशि कपूर को इस साल के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। शशि कपूर को यह पुरस्कार 28 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले 6ठे फिल्म फेस्टिवल में दिया जाएगा। हिंदी सिनेमा के मशहूर हास्य कलाकार महमूद का आज जन्मदिन है। उन्होंने जबरदस्त कॉमेडी और अभिनय से करीब 5 दशक तक बॉलीवुड पर राज किया। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।